हेलो स्टूडेंट्स, यह केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 का वीडियो नंबर 9 प्रोवाइड आपको करवाया जा रहा है। इस टॉपिक के अंतर्गत मूल रूप से जो बात किए जाने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग वीडियो में बड़े डिटेल में और साधारण भाषा में समझाए जा चुके हैं। यदि आप में से कोई उस वीडियो को मिस किए हैं तो मेरा आपसे ये समझ जाइए कि सलाह होगा आपके लिए कि आप उन दोनों वीडियो को जा कर के देख लें, जिससे ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं जाने वाला है, कुछ पॉइंट्स हम लोग इनके डिफरेंस में लिखेंगे और फिर काम हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए तो अब बात प्रारंभ करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो सुनिए, SN1 जो रिएक्शन होती है ये कंप्लीट होती है 2 पद में। आपको मैंने बताए थे, एक होता है फर्स्ट स्टेप, दूसरा होता है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, इसलिए उस स्टेप को वेलोसिटी डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में वेग निर्धारक पद भी बोलते हैं। तो कोई कहे कि SN1 जो प्रतिक्रिया है वो कितने पद में होती है, तो आपको बोलना है 2 पद में। तो पहला स्टेप में मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, आप लोग जो है उसको सेंटेंस में लिख दीजिएगा, मैं सेंटेंस बोल दूंगा। सुनिए, पहला नंबर में आपको लिखना है SN1 प्रतिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। SN2 की तरफ ये एक के बार में हो गया था, तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि SN2 प्रतिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। ये इसके 1 नंबर में आ गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब चूंकि ये 2 पद में कंप्लीट हुआ था और आपको ये भी मैंने बताए थे कि SN1 प्रतिक्रिया का जो वेग है वो केवल और केवल उनके प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो उस हिसाब से इसकी आणविकता कितनी होगी, 1, और जो कोटि होगी वो भी क्या हो जाएगी, 1। तो याद रखना है कि मोलिकुलैरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं आणविकता, आणविकता और कोटि दोनों के जो मान हैं वो दोनों क्या होते हैं इसके लिए 1। और SN2 प्रतिक्रिया के लिए जो आणविकता है वो भी 2 होगा, और जो कोटि है वो भी कितनी होगी, 2 होगी। ये बड़ा आसान है, इसको याद करना कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। तो आणविकता पर भी बात कर लिए। तीसरी बात अगर कोई कहे मुझसे, तो मैं तीसरी बात ये बोल सकता हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इसका होता है, अगर मैं उसको R से डिनोट कर दूँ प्रतिक्रिया के दर को, तो ये समानुपाती होता है RX के केवल सांद्रण के। RX आप समझ पा रहे होंगे, हेलो एल्केन। तो केवल हेलो एल्केन के जो है जो आपका सांद्रण होगा उसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन SN2 पे अगर मैं बात करूं तो इनके लिए जो इनके रेट ऑफ रिएक्शन है वो हेलो एल्केन के सांद्रण पर तो निर्भर करेंगे ही, साथ में जो नाभिक स्नेही के रूप में इस्तेमाल मेंबर है उसके सांद्रण को भी यहाँ ध्यान में रखा जाएगा। तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन इस प्रकार से होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आपको लिखने क्या थे, मैं बोल दूं कि SN1 प्रतिक्रिया के लिए आणविकता एवं कोटि दोनों 1 होती है। इसके दूसरा में लिखिएगा SN2 प्रतिक्रिया के लिए उनकी आणविकता एवं कोटि 2 होती है। फिर इसके तीसरा पॉइंट में लिखिएगा SN1 प्रतिक्रिया के लिए उनकी प्रतिक्रिया के दर केवल RX के सांद्रण पर निर्भर करते हैं। और इसमें लिखना है तीसरा नंबर में SN2 प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया के दर उनके हेलो एल्केन एवं नाभिक स्नेही दोनों के सांद्रण पर निर्भर करते हैं। तो ये 3 पॉइंट दोनों में लिख लेने हैं। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो 3 पॉइंट हम लोग कर लिए थे। अब चौथा नंबर में सुनिए, जो आपका SN1 प्रतिक्रिया था, इधर मैंने SN1 लिखे थे, इधर SN2। तो जो SN1 प्रतिक्रिया होती है, इनके लिए अगर उनके RX की क्रियाशीलता पे बात की जाए, क्रियाशीलता, RX की क्रियाशीलता पे यदि मैं सवाल करूं तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे अधिक क्रियाशीलता इसमें होती थी 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री,
और उससे भी कम CH3X। वैसे इसको भी 1 डिग्री में कुछ लोग बोलते हैं, बट 1 डिग्री वाला में कार्बन एक बॉन्ड कार्बन से बना के रखता है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं, इसलिए इसको स्पेशल मैं यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। अब अगर SN2 प्रतिक्रिया के लिए इसमें भाग लेने वाले RX की क्रियाशीलता पे यदि मैं बात करूँ तो आपको पता होगा, क्योंकि जस्ट प्रीवियस क्लासेस में हम लोग करे हैं, तो इसमें CH3X की क्रियाशीलता अधिक होती है, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। मतलब खेल उल्टा हो गया, बस बात यही है, ठीक है। अब देखिए SN1 प्रतिक्रिया के लिए मैं 5वां पॉइंट लिखता हूँ। तो SN1 प्रतिक्रिया जो है उसमें आपको याद होगा कि जब ये R और यहाँ X था और यहाँ पर था Nu-, तो ये इधर से भी जाके जुड़ सकता है, और अगर इसको मन करे तो इधर से भी जुड़ सकता है। हाँ, इधर से अगर जुड़ता तो हो सकता है इसका नाम लिबो हो जाता, और Nu अगर इधर से जुड़ता तो हो सकता है इसका नाम डेक्स्ट्रो हो जाता। वैसे आपको याद भी होगा कि कंटेनर में 50% L प्राप्त होता है और 50% D। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि SN1 प्रतिक्रिया में रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। और ये सब बात मैंने पहले बता चुके हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि भैया ये क्या हो रहा है, L D और कहाँ कहाँ से आ गया, इसका अर्थ है कि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है। तो इससे पीछे वाले वीडियोज़ को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपका Nu ये आगे से भी जुड़ सकता है और बैकवर्ड जाके भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं लिखने वाला हूँ। तो देखिए 5वां नंबर पॉइंट में, 5वां नंबर पॉइंट ये है कि Nu- अग्र व पश्च, अग्र व पश्च किसी दिशा से आक्रमण कर सकते हैं। आक्रमण का मतलब जुड़ने को कहा जा रहा है, किसी दिशा से आक्रमण या जुड़ सकते हैं। जो शब्द आपको ठीक लगे लिख दीजिएगा, आक्रमण कर सकते हैं। अटैकिंग नेचर होता है। और इसका देखिए, इसमें वैसा कुछ नहीं है। याद होगा आपको कल कि RX और Nu- जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताए थे, तो आपको याद होगा कि ये NuX की तरफ से नहीं गया था, ये इसके बैकवर्ड से गया था। और जो प्रतिफल आपका L होता था वो बाद में D में हो जाता था, और जो पहले D रहता था वो L में, जिसका नाम हम लोग ने डाला था क्या था, वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन, तो इसके बारे में भी हम लोग करेंगे। तो इसमें अग्र दिशा से नहीं होता है, केवल और केवल पश्चिम दिशा में ही आक्रमण करेगा, ठीक है ना। तो ये आपको अंतर याद रखने हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि Nu- केवल पश्चिम दिशा से ही आक्रमण कर सकते हैं। आक्रमण कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट, वैसे ये 6 नहीं 5th होगा। अब आता है 6 नंबर। अब सुनिए, अभी जस्ट मैंने आपको जो बताया कि ये आपका जो है 50% L वाला देगा और 50% D वाला, तो इसका मतलब ये रेशमिक मिश्रण का निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है कि जो SN1 प्रतिक्रिया दिखाती है उनके प्रतिफल रेशमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होते हैं। आपको लिखना है रेशमिक मिश्रण का निर्माण करती है, और ये आपका जो करता है इसको कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। हिंदी में कहा जाता है वॉल्डन प्रतिलोपन। अच्छा भाई, इसमें होता क्या है, तो वॉल्डन प्रतिलोपन में प्रकृति उल्टी हो जाती है। मतलब जो L है वो कन्वर्ट हो जाएगा D में, और जो D नेचर का है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, L में। इसके बारे में भी पिछले क्लास में मैंने बता रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं चाहूँ तो लिखा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चलिए कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग एंटर करते हैं। ये SN1 वाला था और ये था SN2 वाला।
तो SN1 वाले के लिए आप ये याद रखिए कि जब SN1 प्रतिक्रिया के स्थिति में उनके जो प्रतिकारक हैं, जो हेलो एल्केन हैं, उनको जब आप ध्रुवीय विलायक में डालते हैं तो वेग बढ़ जाता है। तो ये याद रखिएगा कि यदि प्रक्रिया या प्रतिक्रिया ध्रुवीय विलायक में हो, एक मिनट, ध्रुवीय, आई थिंक यह इधर से नहीं होता है। अच्छा सुनिए, मेरा हिंदी जो है थोड़ा सा शुद्धता को लेकर के थोड़ी सी कमज़ोर है, और इसका रीज़न ये है कि मैंने इंटरमीडिएट के बाद हिंदी में किताब पढ़े ही नहीं, तो इस कारण से जो है थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आपको थोड़ा भी डाउट हो किसी भी लेटर या वर्ड के एक्यूरेसी पे, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा और जो सही हो वो लिखा कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये आपका है ध्रुवीय विलायक। मैंने अभी क्या कहा कि ध्रुवीय विलायक में अगर आप प्रतिक्रिया को करवाते हैं तो वेग बढ़ जाता है। तो ध्रुवीय विलायक में वेग बढ़ता है, ठीक है, बढ़िया बात है। इसके लिए क्या कहेंगे, तो इनका ध्रुवीय विलायक में वेग नहीं बढ़ता है, तो अंतर बताना है, तो बढ़ता होगा उल्टा प्रकृति वाला। तो ये ध्रुवीय है, तो ये क्या कहला जाएगा, अध्रुवीय। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि अध्रुवीय विलायक में वेग बढ़ता है, अध्रुवीय विलायक में वेग बढ़ता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और कर लीजिए और इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त। सुनिए, जो आपका ये SN1 प्रतिक्रिया है, SN1 प्रतिक्रिया के लिए आप दुर्बल क्षार का भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्रतिक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके रीज़न क्या है, इसके रीज़न ये है ना कि बारी बारी से काम होता है। नाभिक स्नेही आता तब है किसके सामने, देखिए RX है और यहाँ मान लेते हैं हम कोई नाभिक ऐसा कंपाउंड डाले जो दुर्बल क्षार है, ठीक है। तो ये X पहले हटेगा, फर्स्ट स्टेप में X हटेगा और ये इधर रहेगा, और दूसरा स्टेप में फिर जाकर के इससे ये कनेक्ट करेगा तो RNU बनाएगा। तो मेरा कहना ये है ना कि NU जब R के नज़दीक आया तो X तो इसके नज़दीक था ही नहीं, तो X इसका विरोध थोड़ी ना करेगा। तो ये मजबूत हो या कमज़ोर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको किसी से लड़ना है ही नहीं। जब तक ये पहुंचा तो इसका जो प्रतिद्वंदी है वो वहाँ से चल दिया था। तो इसलिए आपको याद रखना है कि SN1 प्रतिक्रिया में दुर्बल क्षार भी अगर हो, ठीक है ना, तो उससे भी प्रतिक्रिया संपन्न हो जाती है। यह बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि दुर्बल क्षार द्वारा रिएक्शन हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़ने पड़ते हैं, R और इधर X और ये NU है। हाँ ठीक है, आप इधर से गए, लेकिन जब तक आप गए तब तक ये भागा तो नहीं है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़े से इसके उपस्थिति के दौरान ही बॉन्ड का निर्माण करना पड़ेगा। और यदि ये कमज़ोर है तो ये X इधर ही रह के अपना प्रभाव इस पर डाल करके इसको इसमें बॉन्ड बनाने नहीं देगा। तो यहाँ ज़रूरी है कि इसका पावरफुल होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ दुर्बल लिखे हैं तो इधर प्रबल लिख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे SN2 प्रतिक्रिया प्रबल क्षार के द्वारा ही होता है, प्रबल क्षार के द्वारा ही होता है। प्रबल क्षार मतलब पावरफुल द्वारा ही होता है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स आपको मिले मैंने सबों को एक्सप्लेन कर करके बताया और उसको आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। SN1 और SN2 प्रतिक्रिया होता है यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग कुछ विशेष जो हेलो एल्केन है, जैसे एथाइल ब्रोमाइड, जो आपका एथाइल ब्रोमाइड है जिसको हम लोग ब्रोमोएथेन भी कहते हैं, इन सबों के बारे में पढ़ लेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। ये सब के लेके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब
इस टॉपिक को करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि समाप्त हो ही गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और यदि आप अंत तक वीडियो देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद।